इसमें मोदी जी में नजर फर्क है क्या? नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लंबा वक्त से 2 महीने से चले सत्ता के महासमर और आपके बीच क्या होगा रिजल्ट, सबको है इंतजार। एग्जिट पोल में 4 राज्यों में कमल खिलता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें टिकी हैं कि अगर एग्जिट पोल सही होता है तो 2 चीजें इसमें सामने होंगी कि जिस प्रतिष्ठा के साथ में नरेंद्र मोदी ने यह चुनाव लड़ा और अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई, उसी तरह से गोवा के अंदर भी 2 राज्यों में कदम रखा आम आदमी पार्टी ने, लेकिन गोवा में वो नेक टू नेक फाइट कांग्रेस के साथ करती नजर आ रही है। वहां बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता से बाहर होगी, जो अगर एग्जिट पोल पे यकीन करें। हालांकि लगातार हर चैनल यही कह रहा है कि यकीन उसी पे करना जो ईवीएम से बाहर जो रिजल्ट आएंगे वही ऑथेंटिक होंगे। लेकिन एक हमारे यहां पे एक कहें कि परंपरा समझिए, एक पैटर्न चल पड़ा है कि एग्जिट पोल भी होने चाहिए चुनाव से ठीक पहले, सर्वे और ओपिनियन पोल और उसके बाद में एग्जिट पोल। एग्जिट पोल को हालांकि एक इलेक्शन के जिस दिन वोटिंग होती है, चाहे एक सीट के लिए हो, उसके बाद ही ईसी ने जारी करने के लिए कहा है। तो वही वजह रही कि 9 तारीख को एग्जिट पोल आए और उसके बाद में लगातार चर्चाएं हैं। खैर चलिए हम आपको दिखाएंगे कि इस चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे रहे कि जिनकी वजह से काफी हंगामा भी रहा, और मैं बताना चाहूंगा कि काफी चर्चाओं में भी रहा। एक बार फिर बीजेपी ने पोलराइज करने की भी कोशिश की, राम मंदिर को भी शर्तों के साथ में मैनिफेस्टो में लागू लेकर के आए, लेकिन चर्चा कहां विकास की थी और कहां कब्रिस्तान, शमशान, गधे और इन्हीं पे आकर के अटक गई। कहां गंगा की कसम खाई जा रही थी, कहां गीता का ज्ञान बांटा जा रहा था, कहां पंजाब में नशा मुक्ति की बातें की जा रही थी, लेकिन लास्ट के अंदर वही बातें, यानी कि मुद्दे पूरे चुनाव में किसी एक पार्टी की बात नहीं है, या ये एक फितरत होगी कि अगर किसी ने एक बात को कही तो दूसरे को काट ढूंढनी है, तो यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना लाजमी है। यही एक वजह रही कि मुद्दे और आइडियोलॉजी पूरे चुनाव में गौण रही, और पिछले कुछ चुनाव से यही स्थितियां चलती आ रही हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सब चीजें और बढ़ चढ़ करके सामने आए। उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें टिकी रही। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा रहा, तो दूसरी ओर लंबे समय से वहां की राजनीति की धुरी बने मुलायम सिंह यादव, चाहे अपनी एक सोची समझी रणनीति के तहत समझिए, या फिर हालात कुछ ऐसे रहे कि वो लाचारी को साफ सहन करते नजर आए। वो जैसे चाहते थे एक छत्र राज जो उनका समाजवादी पार्टी में था वो टूटता नजर आया। यानी कि इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव इतिहास बनते भी दिखाई दिए। सोशल इंजीनियरिंग इस बार बीजेपी ने भी की। बीजेपी को जब मालूम था कि अपना एक फेस बना हुआ है, टोटली जिस तरह से आरोप लगते आ रहे हैं कि एक हिंदू चेहरा है, तो वजह यह हो सकती है एक रणनीति। और देखिए चुनाव कोई भी हो, यह भी एक तरह से जंग है। आप किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आपका मोटिव हो सकता है, कहां आप सहमत दे सकते हैं, कहां किसको गले लगाना है, कहां किसी को नजरअंदाज करना है, कहां किसके लोगों को तोड़ना है, यह सब जायज होता है इसमें। और यही वजह रही कि एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जो चर्चाओं में रहा भी, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस पे गौण रहे। वो ये जानते हैं कि मुझे किस मुद्दे पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना है। पूरा चुनाव 5 राज्यों का बेशक हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिणाम क्या होंगे और नरेंद्र मोदी क्या वास्तव में इस चुनाव में जिस फेस के साथ में उन्होंने कैंपेन किया और लीडरशिप की, क्या वो सफल हो पाएंगे। एग्जिट पोल तो यही कहते हैं कि इस लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आएंगे। कुछ एग्जिट पोल क्लियर मेजोरिटी देते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए हम आपको दिखाना चाहूंगा कि जो जंग के दौरान कड़वे या मीठे या बड़े बोल कौन से रहे, वो एक बार जरा सुनिए, और उसके बाद में फिर हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। 5 राज्यों के चुनाव जो एग्जिट पोल है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गोरेराज जी आम आदमी पार्टी से हैं, अर्चना जी कांग्रेस से हैं, मुकेश चेलावत जी हमारे साथ भाजपा से हैं, और विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी से हैं। एक बार जरा सुनिए कि चुनाव के दौरान किसने क्या कहा। कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे मैं जानता हूं। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। भाइयों बहनों,
गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। हमारी सेना, और मैंने कहा था, सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा। आपके बाराबंकी जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका ये वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने सोने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ वायदा करके आ जाते हैं। 2014 में आए, जैसे आदमी जाता है ना सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने, वैसी पिक्चर बनाई। वो शाहरुख की फिल्म है, क्या नाम है उसका, दिल वाले दुल्हनिया, नाम सुना आपने? सुना है ना? उसमें भी था अच्छे दिन आ गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। मोदी जी खड़े होते हैं, 5 नवंबर को कहते हैं, मित्रों, भाइयों और बहनों, तुम्हारे जेब में जो पैसा है, तुम्हारे जेब में जो पैसा है, 1000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, जो तुम्हारी कमाई का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, उस पैसे को नरेंद्र मोदी कागज में बदल रहा है, कागज में। कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। इन साथियों से कह रहा हूं कि हमारी बुआ से सावधान रहना। ये बीजेपी से कब रक्षाबंधन मनाने कोई नहीं जानता। उनका स्कैम का मतलब है कांग्रेस, अखिलेश और मायावती जी। तो मायावती तो हमारी बुआ हैं, वो तो आपके लिए वोट मांगने गई थी। वी हैव टू सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी साहब। घबराहट क्यों है, मेरी समझ में नहीं आता। अखिलेश जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसको सिर्फ तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है। सीधी सी बात है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन के जरिए से भारतीय जनता पार्टी रिमोट के जरिए सरकार चलाने की कोशिश करे, ये कोई नहीं चाहेगा। एग्जिट पोल पर हमें कोई विश्वास नहीं है, और हम कांग्रेस पार्टी ने आज नहीं पहले भी 10 बार बोला है, जो हमारे हक में आए हैं आंकड़े उनको लेकर के भी, जो हमारे खिलाफ आए उनको लेकर भी। नहीं वो बात जो है वो अपनी अपनी होगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो एक्चुअल वोट है वो कल होगा और उसका कल पता चलेगा। नहीं, मैं कभी एग्जिट पोल मानता ही नहीं हूँ। इस देश में एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं, यूरोप नहीं है ये। कहना है कि तो अभी आपने सुना, मीम अफजल कह रहे हैं कांग्रेस कभी यकीन नहीं करती एग्जिट पोल में। अगर हमारे समर्थन में होते तो भी हम यही कहते हैं कि हमें भरोसा केवल चुनाव परिणाम जब आएंगे उसी पे है, और हम कभी यकीन भी नहीं करते हैं, ना कभी हम इसमें कोई बहुत ज्यादा ढोल पीटते हैं। लेकिन चलिए, मोदी साहब को आपने सुना, अखिलेश को सुना, मायावती, सभी कह रहे हैं। एक बुआ जी से सावधान कर रहा है तो बुआ जी भतीजे से सावधान कर रही हैं। खैर चलो, आप सब लोगों ने सुना, ये कोई नई बातें नहीं है। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं पहले उत्तर प्रदेश को लेकर के जानना चाहेंगे हम कि एग्जिट पोल की बात तो यही है, उसके अलावा जो मुद्दे हैं, क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी फेस के साथ साथ अगर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अगर कैंपेन हाथ में नहीं लेते तो क्या स्थितियां बदल सकती थी? क्योंकि यूपी हो चाहे कोई राज्य, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि जहां चेहरे ज्यादा हों मुख्यमंत्री के लिए, तो वहां बहुत मुश्किल होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए फैसला करना। कांग्रेस ने अपने स्तर पे जब अलायंस नहीं बना था, शीला दीक्षित को लेकर के गई, तो फिर तय था कि अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना होगा तो शीला दीक्षित हमारा चेहरा होगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से साफ था,
मायावती थी। बीजेपी के सामने बड़ी उलझन बनी हुई थी कि आखिर चेहरा हो कौन। पूरा चुनाव इसी उलझन के दौरान रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगा गया और नरेंद्र मोदी ही चीफ कैंपेनर रहे वहां के सभी राज्यों के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब उन्होंने 22 रैलियां की, रोड शो किया खुद के लोकसभा क्षेत्र में। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं और मैं जानना चाहूंगा आपसे अर्चना जी, अगर पूरे चुनाव में हम देखें नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रहा चुनाव, चाहे उन पे आरोप लगते हो, चाहे वो आरोप लगाते हो, या चेहरे की बात आ रही हो, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने ये तो तय किया था कि ये सब चीजें हैं, मुझे सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और एक मजे हुए पॉलिटिशियन भी हैं। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वजूद के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने अपने वजूद को स्थापित कर लिया, पार्टी गौण होगी। ऐसे में चाहे चुनाव उत्तर प्रदेश का या अन्य राज्यों के चुनाव उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद या प्रधानमंत्री बनने के दौरान भी जब लोकसभा चुनाव थे तो केंद्र बिंदु में नरेंद्र मोदी थे और वो खुद भी ये चाहते थे कि उनको ही केंद्र बिंदु में रख करके चुनाव लड़ा जाए और अपने आप को उन्होंने स्थापित इस प्रकार से किया। अब रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री संस्था होते हैं और ऐसे में उन्होंने जिस स्तर पर जाकर के भाषा का उपयोग किया, जिस प्रकार के आरोप लगाए बिना होके, जबकि आपको ध्यान है अखिलेश जी कह रहे थे बार बार कि मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, मैं केंद्र की राजनीति नहीं कर रहा हूं और मैं उनके प्रति इस तरह की भावना भी नहीं रख रहा हूं। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया तो उस चीज ने स्थापित किया कि प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, पार्टी के एक प्रचारक के तौर पर थे जिन्होंने अच्छे बुरे को सोचे बिना, सच्चाई और क्या झूठ है उसका आकलन किए बिना आरोप प्रत्यारोप किए और वो उनके उस स्तर पर ले गए उस चुनाव को, जो कि आपने देखा इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस चीज पर आपत्ति दर्ज करवाई और उन्होंने जब लास्ट फेज था इलेक्शन का, जहां से वो सांसद बने वाराणसी से, उन्होंने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो था उसकी भी धज्जियां उड़ाई और बिना परमिशन के रैली निकाली। आपको ध्यान होगा और सबको विदित भी इस चीज के बारे में कि चुनाव के आखिरी फेज में, लास्ट 2 फेजेस में जिस प्रकार का विचलन भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला कि सारे कैबिनेट मंत्री, सभी सांसद और न जाने जो जितने वोट को मोटिवेट कर सकता, मोबिलाइज कर सकता था, जिसका जैसा स्थिति थी उसने जाकर के मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे यहाँ पे। नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। अंदर खाने में खबर ये भी है कि वो अमित शाह, सुनील बंसल और ओम माथुर से नाराजगी भी जताई उन्होंने टिकटों को बंटवारे को लेकर के। जब लग रहा था कि इसका नफा नुकसान सब कुछ मुझे ही झेलना है, तो देखिए मैंने पहले भी कहा कि तो ऐलान ये जंग है कि आपके पास में हथियार हैं तो रखने के लिए नहीं, आपके पास में दिल और दिमाग है तो वो सामना करने के लिए है। नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान नोटबंदी को लेकर प्रतिपक्ष लगातार उन्हें घेरने की कोशिश की। उज्ज्वला योजना हो, चाहे नोटबंदी हो, फिर चाहे दूसरी उनकी सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन उन्होंने प्रतिपक्ष की नेगेटिव है जो चीजें, एक नकारात्मक उनको लेकर के कि बिल्कुल ये नोटबंदी से काम आदमी परेशान हो रहा है, सच्चाई भी उसके आसपास हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसी को भी भुनाने की कोशिश की। पूरी तरह से उन्होंने नोटबंदी से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। ऐसा कोई कैंपेन आप ले लीजिए उनका, ऐसी कोई सभा लीजिए, नोटबंदी से उनके भाषण का जिक्र जरूर होता था और पूरी तरह से उसे साबित करने की कोशिश करते थे कि नोटबंदी का कदम मेरा आपके लिए है। तो मुझे लगता है कि अगर 4 राज्यों में कमल खिलता है तो नोटबंदी एक बड़ी वजह होगी, चाहे बेशक आम जनता उसको भुगत रही हो, प्रतिपक्ष के नजरिए पे वो बिल्कुल एक निशाने पे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इसमें कामयाब होते नजर आएंगे, चाहे वो माध्यम कोई भी हो सकता है। देखिए योगेंद्र जी, नोटबंदी मुद्दा बनेगा और वो चुनाव जीतेंगे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है और मुश्किल ही नहीं, मुझे तो असंभव ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान होगा हमने एक चर्चा पहले महाराष्ट्र निकाय चुनाव को भी लेकर की थी। भारतीय जनता पार्टी 2 फ्रंट पर चुनाव लड़ रही थी, 2 मुद्दों को लेकर के। जब महाराष्ट्र के निकाय चुनाव थे तब मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि उन लोगों को आत्मसात किया या उन लोगों को अपना साथ लेकर के चुनाव लड़ा जो विपक्ष के रूप में मजबूत थे, जिनको लेकर के लोकसभा चुनाव में उनके पूर्वाग्रह थे और जिनको टारगेट करके वो चुनाव लड़के लोकसभा पहुंचे थे। उन लोगों को लेकर के उन्होंने हर निकाय में स्थान प्राप्त किया। तो यानी अपने पास वो फेसेस नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों के नाम पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। आपने कहा ओम माथुर जी से उनकी नाराजगी थी, सुनील बंसल से नाराजगी थी। उसका कारण ये था कि जब उन्होंने जाकर वहां देखा कि जो लोग रुष्ट थे कांग्रेस से, जो रुष्ट थे समाजवादी पार्टी से, जो बसपा से बाहर निकले हुए थे, उन सबको लेकर के कुनबा इकट्ठा किया और चुनाव लड़ने के मैदान में वो उतरे।
तो ऐसे में बार बार आप ये सोचें कि जो महाराष्ट्र निकाय में संभव हो सका वो उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा, वो ऐसा नहीं दिख रहा था। धरातल पर उन्हें महसूस होने लगा। दूसरी बात ये थी कि आधा कार्यकाल बीतने के बाद एक प्रधानमंत्री जिन्हें प्रचंड बहुमत मिला हो, उनके पास अपनी उपलब्धियां होनी चाहिए गिनाने के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं देखिए अर्चना जी, मैंने वही सवाल किया आपसे, मैं आप लोगों की बात से सहमत हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी, मैंने ये कहा कि देखो हम चर्चा एग्जिट पोल को आधार बना के कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है, मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर 4 राज्यों में जीतती है बीजेपी तो वजह यह होगी कि आप लोगों के पास में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एजेंडे थे वो आप साबित नहीं कर पा रहे जनता के दिल और दिमाग पे। अगर मान लो इस बात पे यकीन भी किया जाए कि 2014 के अंदर, मई के अंदर जुमलेबाजी से या अपने भाषण के अंदाज से नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हो गए, 282 सीट लेने में कामयाब हो गए, लेकिन 2.5 साल बाद भी प्रतिपक्ष अगर उनकी झूठ को झूठ साबित नहीं कर पा रहा है तो नरेंद्र मोदी को रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकना मुश्किल होगा, ये तो कहना ही मैं समझती हूँ एक तरह से हास्यास्पद हो जाएगा योगेंद्र जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो अश्वमेध यज्ञ था उसको दिल्ली और बिहार में तो रोका जा ही चुका है। और रही निकायों की बात, तो जिस समय निकायों के चुनाव हुए थे उसमें 2 चीजें थी। एक तो नोटबंदी का इमीडिएट इम्पैक्ट क्या आएगा वो जनता को मालूम नहीं था, क्योंकि भोली भाली जनता जो रेजिलिएंट नेचर की है उसके सामने जो एक सपना दिखाया गया था, और इसे सब मानते हैं कि भारत की जो जनता है वो ये सोचती है कि अगर हम अमीरों के बराबर होने वाले इस नोटबंदी के कारण, अगर काला धन आने वाला है, और एक ये फीलिंग जो मनोवैज्ञानिक फीलिंग होती है कि वो जो अट्टालिका पर बैठकर मेरा शोषण करता था आज उसको यदि नरेंद्र मोदी ने मेरे बराबर कर दिया, तो ये भावना प्रचारित हुई है। और प्रचारित भी कैसे हुई है? उस वेग से कि लोगों में एक अजीब, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन ये जो चुनाव होंगे उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। सिर्फ नोटबंदी एक मुद्दा नहीं जिसको लेकर के हम खड़े हो जाएं कि ये एक मुद्दा था जिसमें मैंडेट मिलने वाला है। इस चुनाव को लेकर के जो व्यू रचना भारतीय जनता पार्टी ने रची, वो भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है तो वोट बैंक का कंसोलिडेशन जो होना था वो हो चुका, और वो जो पोलराइजेशन करना चाहते थे उसमें विफल हुए। क्योंकि आपने देखा नोटबंदी के अलावा क्या बोल रहे थे, शमशान और कब्रिस्तान की बातों पर, बिजली देने की बात, मैंने तो कहा कि कहा गीता, गाय और गंगा की चर्चा गधे में बदल गई। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने तो कहा ना, देखिए नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पे मैं बैठा हुआ हूं, मेरी बात का अपना एक कहना, उसका एक वजूद होता है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने शमशान, कब्रिस्तान, रमजान और दिवाली, ईद सबका जिक्र किया। और योगेंद्र जी क्योंकि उनके पास सत्ता है, क्योंकि उनके पास संसाधन है, तो उन्होंने मणिपुर के चुनाव के पोलराइजेशन की भी रूपरेखा रखी। मैं एक उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं देखिए आपके पास में, मैं चलिए एक बार मैं गोरेराज हमारे साथ में है, मैं गोरेराज आपकी पार्टी के लीडर को भी इस वक्त मानूंगा कि जंग के पूरे खिलाड़ी हैं, और बेशक चाहे आप लोगों की पार्टी पहली मर्तबा चुनाव लड़ी हो, आप लोगों ने पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी जी की, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या चाहे दूसरी योजना हो, आप लोगों ने पूरी चुनौती दी है उनको कि नोटबंदी से किस हालात में आप लोग पहुंच गए, वो चाहे नशे की बात हो और चाहे दूसरी बात हो। आपने मोदी जी को मोदी जी के अंदाज में जवाब दिया, जबकि राष्ट्रीय पार्टियां और चाहे दूसरे लोग हो वो ऐसा नहीं कर पाए। नहीं, देखिए उसमें 2 तरह के मुद्दे थे। एक तो पंजाब में जो बातें थी, पंजाब में जो वहां पे जो सत्ता चली आ रही थी उनके पिता पुत्र की, उसमें जो उनकी जो कमियां थी, एक तो उन्हें बताना था, और जो दूसरे इन्होंने जो केंद्र में जो भारी बहुमत से सरकार जो जीत के आई थी, जिन वादों के तहत, उन वादों के अगर कंपेयर करें तो उन्होंने क्या उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, तो दोनों बातों को बताना जरूरी था। वहां के जो एग्जिस्टिंग जो सरकार थी, जो वर्तमान सरकार थी, उसकी कमियों को बताना था। दूसरे ये बताना था कि जो केंद्र में ये अच्छे दिन कह के या बहुत सारी तरह की उन्होंने जो उन्होंने बोला, जो वादे किए कि हम ये करेंगे और सारी चीजें उन्होंने बोली, वो एक चीजें भी उनमें से भी नहीं हुई। एक ऐसा चीज कह दे, लेकिन एक मैं नहीं, दर्शक भी बहुत सारे जानना चाहते हैं और कई बार इस बात को उठाया भी है, मुस्कुरा के चल दिए, पंजाब के अंदर भी मीडिया ने पूछा था। आप लोग टारगेट केवल एक नरेंद्र मोदी को करके चल रहे हैं, चुनाव से पहले भी और पूरा इलेक्शन कैंपेन आप देख लीजिए, नंबर 2 पे किसी का जिक्र ही नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, और कोई नंबर 2 पे कोई है ही नहीं, वही सब, और कोई एग्जिस्टिंग कोई प्लेयर ही नहीं है। बीजेपी आज अगर आपको उनकी पार्टी की चर्चा करना, नाम क्या लेते हैं, मोदी की पार्टी, मोदी जीत गया। कोई ये नहीं कहता कि बीजेपी जीत गया, बीजेपी हार गया, मोदी हार गया, मोदी जीत गया, यही लोग बात करते हैं। तो अभी संगठन, तो ये रणनीति का हिस्सा आप लोगों का, रणनीति का हिस्सा नहीं, उन्होंने अपने उस तरह की आइडेंटिटी की और हर जगह उन्होंने पार्टी का नाम हटा दिया और अपना ही नाम रख लिया। तो इस वजह से क्या है कि उन्हीं को टारगेट करना, और सभी जगह उन्हीं को, उनके पार्टी के भी लोग बोलेंगे कि मोदी जीतेंगे, वो नहीं कहते उनके पार्टी के लोग कि बीजेपी जीतेगी। तो ये सारी चीजें आपने
देखा कि इनकी, आपने जैसे बोला कि इन्होंने काम किया, नोटबंदी की, इनका बहुत साहस, मतलब कि इसका लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा। अगर इम्पैक्ट पड़ा होता तो आप देखिए उनको कितने तरह के पात्र को कैंपेन के, उनके कैंपेन में एक आतंकवादी भी आ गया, कसाब, एक आतंकवादी। क्या मजबूरी रही कि एक आतंकवादी उनके लिए कैंपेन करने लगा। कसाब एक तरह से कैंपेनर ही उनका हो गया, कसाब कैंपेनर हो गया, कब्रिस्तान कैंपेनर हो गया, अमित शाह लेके आए। हाँ, वो कसाब अमित शाह लेके आए, कसाब हो गया, चाहे कब्रिस्तान हो गया, शमशान हो गया, ये सारे उनके जो कैंपेनर थे, उनके मतलब कि जो क्या स्टार कैंपेनर थे उनके यूपी चुनाव में। अगर उन्होंने काम किया होता तो कसाब को कैंपेनर नहीं बनाना पड़ता। कुछ और अपने वादे की उन्होंने कहा था कि 1 साल में संसद शुद्ध कर देंगे, वो हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, वो बता देते थे कि कौन सा पैरामीटर्स है कि जिसके द्वारा भ्रष्टाचार कम हो गया, कौन से कार्यालय, दफ्तर, थाने, कोर्ट कचहरी कहां बंद हो गए, वो बता देते। तो ऐसा उन्होंने ना कोई काम किया ना कुछ किया, बस उनका भाषण है और उसका मैनिपुलेशन है, और उनका मार्केट में उनको कोई भी चीज को वायरल करना, उनकी उन्होंने बहुत बड़ी टीमें बैठा रखी हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाना और हर तरह का इन्फ्लुएंस करना, उनका यही है। उनका पूरा फोकस, एनर्जी गवर्नमेंट की जाती है केवल मैनिपुलेशन करना, डाटा को मैनिपुलेशन करना, चीजों को मैनिपुलेशन करके रखना लोगों के सामने। और जैसे कि अब एग्जिट पोल है, अब एग्जिट पोल पता नहीं अब क्या एग्जिट पोल का क्या पैमाना है। कोई कह रहा है कि 300 सीट जीतेगी, कोई कह रहा है कि 100 सीट जीतेगी, तो मतलब कोई आसपास भी रहता तो एग्जिट आप लोग क्या मान के चल रहे हैं? एग्जिट पोल को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, एग्जिट पोल पे अभी कुछ नहीं, कल 12 बजे, 12:30 बजे के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी, कल 12:30, क्योंकि एग्जिट पोल के कुछ जो, अगर आप पुराने आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो इनके एग्जिट पोल के ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, आप देखेंगे तो इस वजह से जो एग्जिट पोल है, सर्वे है, एग्जिट पोल सर्वे आप बिहार के इलेक्शन में भी देख लीजिए क्या कह रहे थे, और वहां सुपड़ा साफ हो गया इनका, इनके सुपड़े साफ हो गए वहां पे, आप देख लीजिए वहां पे। गोवा में स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, आप गोवा में स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, वो अब कल आ जाएगा 12:30 बजे, तो उस पे नहीं होगा। हमारी पार्टी वहां पे गई, चुनाव लड़ी, ईमानदारी से लड़ी, वहां पे अपने चीजों को हमने रखा फैक्ट के द्वारा। अब क्या रहा क्या नहीं रहा, इसमें सबसे बड़ी हार जीत से आपको यह भी देखनी पड़ेगी कि जनता को इस जीत और हार से क्या मिलने वाला है और क्या चीजें हैं। क्योंकि आप देखिए इस चुनाव में, देखिए सारे मुद्दे, गरीबी, बेरोजगारी और करप्शन कुछ नहीं रहा। यहाँ कसाब, गाय, गधा और ये सारा माँ गंगा ने बुलाया है, और गंगा माँ खोज रही है उनको, वो मिल नहीं पा रहे हैं उनको। आप देखिए एक प्रधानमंत्री का रोड शो होते, मैंने तो नहीं कभी पढ़ा कि किसी प्रधानमंत्री ने एक लोकेशन पे, एक विधानसभा के चुनाव में 3 दिन तक रोड शो कर रहे हैं। सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, जीतना है तो आपको रोड शो भी करना पड़ेगा। नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन वो एक एमएलए के चुनाव में ऐसा करना पहले इतिहास तो नहीं रहा। बाकी अब उन्होंने किया है तो इतिहास तो बनाया जाता है ना। हाँ तो ठीक है, उन्होंने बनाया, अब अच्छा है बुरा है इसका आकलन अलग तरीके से होगा, लेकिन उनको आपको ये देखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने एक आतंकवादी को स्टार कैंपेनर की तरह लेके आए कि उसके नाम से भी, अगर इन्होंने काम किया होता तो कसाब को की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, शमशान के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको पड़ा है तो इसकी मतलब उन्होंने कुछ उनकी कामों में कमी रही होगी। कुलवाल साहब आपके पास में आऊंगा मैं। एग्जिट पोल तो चलिए जो भी है, लेकिन मैं मुद्दों पे चर्चा करना चाहूंगा कि बीएसपी एग्जिट पोल कोई भी आप देख लीजिए 3रे नंबर पे लेके आ रहे हैं, और पूरे चुनाव के अंदर मोदी जी से और अखिलेश से, मुसलमानों को अखिलेश से सावधान कर रही थी और एक आम आदमी को नोटबंदी से सावधान कर रही थी। नोटबंदी के खामियाजा किस तरह से है लोगों ने, जैसा उनके नजरिए में था, ये सारी चीजें, बस 2 ही चीजों पे उन्होंने पूरा फोकस रखा। क्या है वजह कि जो सोशल इंजीनियरिंग थी उनकी इस बार कामयाब नहीं होती नजर आ रही? देखिए योगेंद्र जी, इस 70 साल के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री जनता के सामने आए जिन्होंने कोई विकास के मुद्दे की बात नहीं की, जनता में क्या काम करना उसकी बात नहीं की। वो घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, इन ढंग की भाषाएं करके एक देश का प्रधानमंत्री जनता को क्या बताना चाहता है, और जनता इस पे भी वोट देना चाहती है। तो हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि आइंदा भी इस लोगों को वोट देते रहें, और आपको पता पड़ जाएगा कि आपको रोटी कहां से मिलेगी। गरीब को रोटी चाहिए। नरेंद्र जी, योगेंद्र जी, रोटी के लिए क्या किया इन्होंने, गरीब की समस्या के लिए क्या किया, आज इन्होंने 3.25 साल के शासन में क्या किया। सवाल है, मोदी जी बहुत चतुर राजनीतिक आदमी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूं, उन्होंने पूरे चुनाव में जो मेन मुद्दा था उससे इन्होंने सारे विपक्ष को भटका दिया। हर बार ये नई भाषा बोल के आते थे, और जो इन्होंने काम नहीं किए, जिसकी बात ये जो विपक्ष को बताना चाहिए था, उसमें विपक्ष असफल रहा और वो बता नहीं पाया।
इन्होंने हर बार ऐसी भाषा बोली कि उसको गुमराह करने का काम किया। इन्होंने देखा कि मेरे पर तो कोई बात आनी नहीं चाहिए, ये तो बात यहीं आके निबट जानी चाहिए। सवाल है कि आज जो वहां चुनाव हुआ, क्या ये इसी आधार पे देश का चुनाव और भी लड़ना चाहते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। और कम से कम मैं आरएसएस के लोगों तो कहूंगा कि आप जो हिंदू की बात कर रहे थे, कौन से हिंदू की बात करते हो? हम हिंदू नहीं है क्या? क्या आपके पास ठेका है कि हिंदुओं का? आप जनता को गुमराह मत कीजिए। और योगेंद्र जी आप देखिए, आपको भी बुला रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं। नहीं वेलकम नहीं, अरे सर हमें क्या जाना है, हम जहां वहां रहेंगे। सवाल योगेंद्र जी इस बात का है कि आज ये ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये एग्जिट पोल 3.25 लाख मतदाता में 8,000 लोगों से 7,000 लोगों से ये एग्जिट पोल लेके आ गए क्या? और उससे इन्होंने एग्जिट पोल कर दिया क्या? सवाल है, इससे मीडिया की भी मीडिया जो काम कर रहा है ना, उसको भी जनता देख रही है। और ये नहीं आगे तो क्या कहेंगे? मुझे याद है वो बात जब राजस्थान पत्रिका के मालिक कपूर चंद कुलिस ने कहा था, क्षमा क्षमा क्षमा। ऐसी स्थिति मीडिया की नहीं आनी चाहिए। मीडिया को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। मीडिया का काम है जो सच्चाई है उसे बताए। सच्चाई को बौन कर रहे हैं। एक चुनाव में ये दिखाना क्या चाहते हैं? क्या देश का क्या देश एक सेकंड पोल के बाद में तो कोई पोल है नहीं, तो असर क्या पड़ेगा उसका? नहीं क्या चीज? एग्जिट पोल के बाद में तो कोई मतदान होना ही नहीं है, तो उसका असर क्या पड़ेगा? नहीं, मैं यही तो बोला, मैं असर की बात नहीं कर रहा हूं जी। सवाल है कि आज जो बेचारे लोग, ये अब मैं कहना नहीं पर कह देता हूं, जो लोग बेचारे सट्टा लगाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 5,000 करोड़ रुपए लगे हुए सट्टे पे, अगर बीकानेर में एक आदमी नाम बता दूंगा, अगर कोई चाहे तो नाम बता दूंगा, 5,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पे लगा हुआ है, सट्टा बाजार में लगा हुआ है। तो इस प्रकार की बात देखिए योगेंद्र जी, मीडिया का काम है कि कम से कम वो सच्चाई से तो अवगत कराए। यहां तो स्थिति हो रही है कि ये चुनाव क्या हो रहा है, क्या ये चुनाव इसी ढंग से होते रहेंगे? तो कीजिए। चलिए देखिए, एक बार देखिए योगेंद्र जी, ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा मैं आपके पास।